आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहाँ पर हम टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम जो आए हुए प्रश्न है, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब हम आए हुए सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो उसके आसपास वाली कई चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का फंडा ये है कि हर बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ आपके अंदर मेरा उद्देश्य है कि एक ऐसे स्किल डेवलप कर देना कि आप कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाओ। यहाँ हालांकि हम जैसे पढ़ाते हैं तब भी आपको वही चीज़ें बताते हैं जो आए हुए क्वेश्चन के आसपास की होती है, और जब हम आए हुए क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत होगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन में लिखा है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हुए पूना समझौते में इनमें से क्या प्रावधान था। यह क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया है कि 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, उस समय गांधी पूना की यरवदा जेल में थे, और उस दौरान जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें क्या प्रावधान थे। ए ऑप्शन लिखा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। यहां पर फाइनली जो 1932 में समझौता हुआ था, अंबेडकर और गांधी ने जो साइन किए थे, उसमें क्या था, ये पूछ रहे क्वेश्चन। तो अब इसमें से आप इसको काट सकते हो। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना, ये इसका पार्ट नहीं था। हालांकि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में इस प्रकार के प्रावधान थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान थे। लेकिन 1932 का जो गांधी और अंबेडकर का जो पैक्ट है, उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, तो इसको आप काट सकते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं डोमिनियन स्थिति होती क्या है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है औपनिवेशिक राज्य, यानी कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, लेकिन काम करने वाले लोग आपके देश के ही हैं। आप इनडायरेक्टली किसी अन्य देश के अधीन काम कर रहे हो, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है डोमिनियन स्टेटस जो होता है। तो यहां पर अंबेडकर और गांधी वाले पैक्ट में ये नहीं था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये भी यहां पर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रावधान किया था, ये 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत किया था, और भारत में पहली बार मुसलमानों को अलग निर्वाचन के अधिकार मिले थे, जिसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन के अधिकार कहते हैं, जिसमें प्रावधान था कि मुसलमान अगर चुनाव में खड़ा होता है तो उसको वोट मुसलमान ही देगा, दूसरे जाति धर्म का कोई व्यक्ति उसको वोट नहीं दे सकता। तो ये था सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 में स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फूट डालो राज करो नीति के तहत उसको भारत में लॉन्च किया था। तो 1932 में ये प्रावधान भी नहीं था। अब इसमें आता है कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहां पर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, आपको पता होगा 1932 में यहां जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और भारत की ओर से दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने अंबेडकर के प्रभाव से ये दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी थी, और गांधी ने उसके खिलाफ पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। और आमरण अनशन किया तो सरकार के ऊपर दबाव बना। गांधी ने कहा कि पहले तो मुसलमान और हिंदुओं को बांटा, और अब आप जो है दलितों को और हिंदुओं को इस प्रकार से अलग अलग करके बांटोगे और आपस में लड़ाओगे। ये फूट डालने का खेल आप खत्म कीजिए, अगर नहीं करोगे तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा, और चाहे मैं मृत्यु को गले लगा लूं, लेकिन मैं इस प्रकार की चीजों को सहन नहीं कर सकता। ऐसा गांधी के शब्द थे पूना की यरवदा जेल में। तब सरकार ने दबाव में आकर भीमराव अंबेडकर से बातचीत की
और अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना की यरवदा जेल में इस प्रकार की मीटिंग हुई और फाइनली रिजल्ट ये आया कि दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन के अधिकार नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन और आरक्षण में अंतर यहां पर यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है कि अगर कोई दलित खड़ा है तो उसको वोट दलित ही देगा, और आरक्षण का मतलब है कि वो सीट उसकी आरक्षित है, वोट कोई भी दे सकता है, दलित भी दे सकता है, सवर्ण जाति भी दे सकती है, कोई भी जाति के लोग दे सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर जो है सी आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि ये पृथक निर्वाचन की बात कर रहा है और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन इसमें एस्पेक्ट में नहीं था। तो अब लास्ट में हमारे पास यही बचा है डी, तो डी इसका सही आंसर होगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यहां आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन यानी कि निर्वाचन सबके साथ ही होगा उसका, लेकिन आरक्षित होगी सीट उसकी, यानी कि सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो तो दो ऑप्शन को आप काटने की कोशिश करें और फिर आप उसके ऊपर सोचें। यहां दो ऑप्शन को तो कोई भी काट सकता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आपको, और ये इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए जरूरी है कि आपको पूना पैक्ट के बारे में पता होना जरूरी है, और पूना पैक्ट पढ़ने से ये सारी चीजें क्लियर होती है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर जो आईएएस प्री में पूछा गया है। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको लगेगा टेक्निकल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से आप घबराएं नहीं। बड़े क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो वो गलत हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से अगर उसकी करने की कोशिश करोगे तो आप बड़े क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ऑप्शन में उसके बाद में नीचे और ऑप्शन डाले गए हैं। कूट वाला क्वेश्चन इनको बोलते हैं कि सुमिलित वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। यहां पर एक सूची तो ये दी है जिसमें मैटर लिखा है और दूसरी सूची में सन लिखे हुए। इन दोनों को मेल करना है और नीचे जो कूट है उसमें से एक आंसर देना है। इन क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि क्वेश्चन का आंसर आपके आंखों के सामने है, बस आपको पहचानना है कि आंसर कौन सा है। देखो ये कह रहा है कि सूरत विभाजन और 1929 दिया है कि सूरत विभाजन 1929 में हुआ था क्या, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1928 का है क्या, सर्वदलीय सम्मेलन कब का है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया। तो सूरत विभाजन ये एक बहुत ही चर्चित केस है और प्राय कर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए कि 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और ये बंगाल विभाजन के बाद में कांग्रेस में जो दो बड़े जो नेता थे अलग अलग विचारधाराओं के, जिनको गरम दल और नरम दल के नेता कहते हैं, उनके बीच में फूट पड़ी थी और सूरत में कांग्रेस 1907 में जो हुआ था अधिवेशन, उसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाया। तो सूरत विभाजन को आप इस प्रकार से देख सकते हो कि सूरत विभाजन 1907 का है। इस प्रकार से आप उसको जोड़ेंगे। अब ये कह रहा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, अभी इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि 1932 में भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना की यरवदा जेल में सांप्रदायिक पंचायत के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे और वो अधिनिर्णय कहलाता है फाइनली। तो वो 1932 का है। तो यहां पर देखो सांप्रदायिक अधिनिर्णय को आप इस प्रकार से 1932 के साथ में जोड़े। कई बार ऐसा होता है कि दो अगर आपने जोड़ दिए तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब इस कूट में मिलान करोगे तो दो का सही मिलान होते ही आपका क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बड़े क्वेश्चन लेंथ को देखकर आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि 4 में से कोई आप आंसर दीजिए तो कई बार और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन 2 आपको पता है और वो कूट यहां पर मैच खा रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर जो है कौन सा होगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं होते हैं, सरल होते हैं। सर्वदलीय सम्मेलन, यहां पर अब देखो, अब इनको अगर हम मैच करें, सूरत विभाजन 1907 यानी कि ए जो है, ए यहां पर जो है ए कह रहा है कि 4 के साथ में, सूरत विभाजन को 4 के साथ में हम जोड़ेंगे तो ए ये है ए और 4 के साथ ये,
यानी कि पहले कूट से पता लगता है कि इसका आंसर या तो ए होगा या बी होगा। इस कूट से हमें पता लगा कि आंसर दोनों में से एक होगा, तो पहले से ही पता लग गया कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक कूट का पता लगते ही आपने दो ऑप्शन को काट दिया। अब देखो, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 का है, यानी कि बी में 1932 आएगा, बी में 3 आएगा, बी में 3 आएगा, तो बी में 3 आएगा। यहां पर दोनों में 3 आ रहा है, तो यहां पर जो है फाइनल नहीं हुआ कि दोनों में से कौन सा होगा, बी में 3 आ रहा है। अब देखो, सर्वदलीय सम्मेलन आपको पता होगा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। और नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के समक्ष उस समय रखी गई थी जब देश में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, और हमने इसमें संविधान की मांग की थी, और उसके साथ साथ यहां डोमिनियन स्टेटस की भी मांग की थी, मूल अधिकारों की मांग, बहुत सारी मांगें इसमें रखी थी। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस रिपोर्ट को सरकार के समक्ष रखा था। उसे हम सर्वदलीय सम्मेलन की रिपोर्ट कहते हैं, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, आपको पता है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, तो सी में 2 होगा, तो सी में 2 होगा, तो ये देखो 2 होगा। तो अब सी में या ये बोल रहा है 1 होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपने काट दिया कि सी में 1 नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वदलीय सम्मेलन 1929 की बात कर रहे हैं, 1929 नहीं थी, वो 28 की थी। तो आपका आंसर तो निकल कर आ ही गया। तो एक ऑप्शन क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उसी समय पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो है कांग्रेस ने लिया था। तो आप इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हो, हालांकि आंसर आपका निकल कर आ चुका है पहले ही। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे हुआ था, और इसी दौरान ये निर्णय लिया था कि आने वाली 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और देश की पूरी जनता को आजादी के लिए हम प्रेरित करेंगे और आंदोलन के लिए प्रेरित करेंगे, और हर साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये लाहौर अधिवेशन का निर्णय था नेहरू की अध्यक्षता में, और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया था। और ये 1929 का लाहौर अधिवेशन का निर्णय था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट से की थी कि हमें पूरी तरह से स्वाधीनता चाहिए, अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए, हमें किसी प्रकार को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। जो 1928 में डोमिनियन स्टेटस की हम मांग कर रहे थे, अब कांग्रेस ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल आजादी चाहिए, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये था लाहौर अधिवेशन। और आपको पता होगा कि इस लाहौर अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। एक तो स्वाधीनता वाला कि हर साल स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को, और दूसरा निर्णय लिया था कि गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम चलाएंगे, देश में बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे, और उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी को यह कमान सौंपी कि आपके नेतृत्व में अब आंदोलन होगा, और गांधी ने इस आंदोलन को टालने की कोशिश की। और इरविन, उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, तो इरविन के समक्ष गांधी ने एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव क्या था एक्चुअल में, गांधी एक न्यूज़पेपर में संपादक का काम करते थे, और उस न्यूज़पेपर का नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया में गांधी ने 11 सूत्री मांगे रखी और सरकार के समक्ष रख दी कि आपके पास 2 दिन का समय है, और 2 दिन में इन 11 मांगों को अगर आप स्वीकार कर लेते हो तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और उसके बाद में यह किसी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो गांधी ने इरविन को एक पत्र लिखा कि इरविन, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिला। गांधी के ये शब्द उस समय लॉर्ड इरविन से थे, और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो गांधी ने दांडी यात्रा की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ में, और दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि सरकार उस समय नमक के ऊपर टैक्स लगाती थी बड़े स्तर पर। और उसके बाद में पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था।
और पूरा देश एकजुट हो गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की चूल्हे हिलाकर रख दी थी इस आंदोलन ने, इतना जबरदस्त आंदोलन था। उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूरा देश एकजुट हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। इधर यहां पर केरल और यहां पर इस क्षेत्र में बहुत बड़े मूवमेंट चले और नमक कानून तोड़ा था। सी राजगोपालाचारी ने मद्रास में बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया था। और उत्तरी सरकार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, गोपचंद बंधु चौधरी के नेतृत्व में बहुत बड़ा मूवमेंट चला था। नॉर्थ ईस्ट में रानी गेडिनेलू के नेतृत्व में इन जनजातियों ने बड़ा आंदोलन चलाया था। और आप देखो पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया था पूरी तरह से। ये पूरा देश एकजुट हो गया और सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया था। तो ये लाहौर अधिवेशन का ही निर्णय था और उसके बाद में सरकार को झुकना पड़ा और लॉर्ड इरविन ने गांधी को बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिया और गांधी और इरविन के बीच में वो समझौता भी हुआ था दिल्ली में, गांधी इरविन समझौता वाला। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो 1929 का है। तो आपका आंसर निकल कर तो आ ही गया पहले ही, इसका आंसर होगा बी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। तो आप, मेरा उद्देश्य है कि बड़े क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने जीवन में मुश्किलों का सामना नहीं किया है तो आप अंदर से मजबूत नहीं हो सकते। अंदर से मजबूत होना इंसान को बहुत ही जरूरी है और अंदर से मजबूत नहीं हुए तो आपको कोई भी तोड़कर चला जाएगा और आप बिखर जाओगे और जीवन में आप निराश हो जाओगे। इस निराशा से बचने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा मुश्किलों का सामना करें, मुश्किल रास्ता अपनाएं, आसान रास्ता छोड़ दें। एक बात कान खोलकर सुन लें, कंफर्ट जोन में प्रोग्रेस नहीं है। दोबारा सुने, कंफर्ट जोन में प्रोग्रेस नहीं है। आपको कंफर्ट जोन, जहां पर आपको आराम मिलता है ना, आराम, सुकून, चैन, उस जोन को छोड़ दीजिए। आप उस क्षेत्र को छोड़कर आप बाहर निकलिए और चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। उसके बाद में देखना आप कितनी सारी चीजों के बारे में जान लोगे और इतनी सारी चीजों के बारे में जानोगे तो जानकारियां बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा और परिस्थितियों और सिचुएशन को हैंडल करने की आपके पास टेक्निक आएगी। तो ये छोटे मोटे एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी ताकत है आपके दिमाग में। अगर आप सोचते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि सब कुछ यहाँ से होता है। यहाँ अच्छी इंफॉर्मेशन दे और अच्छा पाएं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। और कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, कई बार फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, कई बार कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत में कब किया गया। संघीय प्रणाली, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन हम अगर रटेंगे तो फिर कंफ्यूज हो सकता है। यहां पर संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि एक मजबूत देश, मजबूत केंद्र के साथ में अलग अलग राज्यों को शक्तियां बांट दी गई है और सरकार और सिस्टम वेल सेटल्ड हो चुका है देश में, तो इसे संघीय प्रणाली कहते हैं। तो भारत में लगातार जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे थे, तो 1909 में, 1919 में, 1935 में ये जितने आंदोलन हुए हैं, जितने सरकार ने अधिनियम बनाए हैं, उसमें हर अधिनियम में सुधार हुआ है। हर अधिनियम में पिछले से सुधार हुआ है। तो सुधार करते करते हमने जो अब तक के सबसे ज्यादा सुविधा वाला जो अधिनियम प्राप्त किया था वो 1935 था। और उसमें संघीय शब्द हर जगह जोड़ा गया कि संघीय सरकार, संघीय न्यायपालिका, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय शासन प्रणाली, ये सारी चीजें 1935 में अधिनियम के तहत भारत में लागू की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो 1935 यानी कि सी होगा। 1909 की खासियत है कि इसके अंतर्गत मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार दिए थे पहली बार 1909 के इस अधिनियम में, जिसको हम कहते हैं मोरले मिंटो सुधार अधिनियम। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटो ताकि कोई राष्ट्रीय आंदोलन न हो। और उसके बाद में मुसलमानों
के प्रति सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए ढाका के नवाब आगा खां से बातचीत की कि आप अपनी एक पार्टी बनाओ। कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, अगर देश आजाद हो गया तो यहाँ पर हिंदुओं का राज होगा, मुसलमान क्या करेंगे, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा, तो आपको भी एक पार्टी बनानी चाहिए मुसलमानों की। तो इसीलिए आगा खां ढाका के नवाब और इनके नेतृत्व में 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद में यहाँ पर मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक निर्वाचन के अधिकार मिले थे, जो फाइनली 1909 में लागू हुआ था। 1919 ये होम रूल आंदोलन चले थे देश में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन, स्व शासन जो आंदोलन चले थे कि भारतीय लोगों का शासन जब स्थापित किया जाए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो इस प्रकार के आंदोलन चलाए थे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, तो अब सरकार के ऊपर दबाव बना कि आप स्वराज को लागू करें। और यही कारण था कि अब स्व शासन के ऊपर बल दिया गया, स्व शासन के ऊपर बल दिया गया। तो 1919 का अधिनियम आया था और उसमें स्वराज के बारे में काफी महत्वपूर्ण प्रावधान किए थे। और सरकार ने कहा कि 10 साल के बाद में हम समीक्षा करेंगे और आप लोग अगर शासन को चलाने में सक्षम होंगे तो हम आपको स्व शासन सौंप देंगे, आप ही लोगों का शासन होगा। और फिर इसकी समीक्षा करने के लिए वो आया था साइमन कमीशन, कि हम देखेंगे कि आप लोग सक्षम हुए कि नहीं हुए, काबिल हुए कि नहीं हुए। साइमन कमीशन में 7 लोग थे, 7 के साथ तो अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे, आंदोलन हुए। और उसी समय लाहौर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और घायल होने के बाद 15 दिन के बाद उनका देहांत हो गया था लाला जी का। और अब लाला जी के शिष्यों ने कहा कि बदला तो हम लेंगे। और शिष्य कौन थे लाला जी के? क्रांतिकारी शिष्य चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये क्रांतिकारी नेता थे देश के। और उन्होंने उस अंग्रेज डीएसपी की सैंडर्स की हत्या कर दी थी गोली मारकर, और ये बदला था। और उसके बाद में लाहौर षड्यंत्र के नाम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुकदमा चलाया और यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा हुई थी। ये इस प्रकार की घटनाएं आपस में जुड़ी है। अगर आप आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हो तो सारी चीजें इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 1935 का अधिनियम आने का मुख्य कारण यही था कि आंदोलन बहुत तेज हो गए थे, साइमन कमीशन फेल हो गया था और गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा कर रहे थे और 1932 में सविनय अवज्ञा, उसके साथ साथ गोलमेज सम्मेलन, तीनों फेल हो गए थे और ब्रिटिश सरकार की चारों तरफ से किरकिरी हो रही थी। अब सरकार ने देखा कि कुछ ऐसा करें कि हम टिक पाए यहाँ पर, इसलिए सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज भारत में लॉन्च किया था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। तो इसमें संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया था भारत में पहली बार। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसके आंसर की बनाना शुरू कर दें। आंसर की बनाने के लिए आप किताबें पढ़ें, आंसर की आप नेट से सर्च नहीं करें। अगर आप नेट से सर्च करते भी हैं तो उसका डिटेल पढ़ें, आसपास की सारी चीजों को पढ़ लें। आप अगर 10 पेपर के आंसर की बना देते हो तो आपने 10 बार सिलेबस का रिवीजन कर लिया। 20 पेपर के आंसर की बनाते हो तो 20 बार सिलेबस का रिवीजन कर लिया। तो मैं कहता हूं इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें और जब क्वेश्चन की आंसर की बनाएंगे खुद तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आंसर ढूंढेंगे तो आसपास के कई पेज आप पढ़ेंगे। कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पूरा टॉपिक बिना पढ़े आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए पूरा डिटेल में आप पढ़ने की कोशिश करें और टू द पॉइंट चलने की कोशिश करें। स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। और अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं कि अगर जॉब करनी है तो गवर्नमेंट की करनी है। जब तक हम सक्षम हैं, हमारी उम्र है, हम क्वालिफिकेशन हमारे पास है, तब तक हम गवर्नमेंट जॉब को पहली प्राथमिकता में रखेंगे। कोरोना वायरस ने इतना जागरूक कर दिया है लोगों को
तो यहाँ कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए और हर दिन आप बेहतर करने की कोशिश करें। और पूरी दुनिया, पूरा देश अब लग चुका है इससे लड़ने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो चलिए आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।